नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए। बजरंग दल का जोरदार प्रदर्शन जारी है उदयपुर और कोटा में। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उदयपुर में कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। कोटा में रैली निकालकर जमकर प्रदर्शन किया गया। कोटा में हनुमान चालीसा के पाठ का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो कांग्रेस ने कर्नाटक में मैनिफेस्टो में कहा कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे अगर हमारी सरकार आती है, और इसके बाद से ही लगातार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। उदयपुर और कोटा से दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस कदर बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित हैं, और इसके साथ ही अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और धरना देते हुए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा है। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, गुस्सा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बजरंग दल के कार्यकर्ता जुटे हुए वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। क्या कार्यक्रम है आज बजरंग दल की ओर से? देखिए, भारी संख्या में बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है, हिंदू संगठन के जो लोग हैं, जो बजरंग दल का ऑफिस है, विश्व हिंदू परिषद का ऑफिस है टीलेश्वर महादेव के मंदिर के पास में, वहां से भारी संख्या में रैली निकाली है और जंगी प्रदर्शन कर आक्रोश जता रहे हैं। लगातार फिलहाल जो यहाँ कांग्रेस कार्यालय के बाहर वो लोग सभी जुटे हैं और जो है हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ लगातार पुलिस का भारी जाब्ता भी यहाँ मौजूद है। ये कहा जा सकता है कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे जो दोनों तरफ के जो रास्ते हैं उन रास्तों को बंद कर दिया गया है बैरिकेड लगाकर। दूसरी रास्ते की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, इस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है, जबकि मुख्य जो रास्ता है कांग्रेस कार्यालय के बाहर का, वो उस रास्ते को पहले ही बंद कर दिया गया था। और एडिशनल एसपी एडीएम सहित तमाम पुलिस के अधिकारी, तमाम शहर के एसएचओ और आरएसी के जवान, ब्लैक कमांडो, महिला पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है। और फिलहाल यहाँ जो है कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो है ये कहा जा सकता है कि हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ किया जा रहा है। लाइव तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस जो है पार्टी का यह पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं, यहाँ इस पुतले के साथ जो है मारपीट की जा रही है और लगातार नारेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आक्रोश जता रहे हैं। और पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ थोड़ी देर बाद में किया जा रहा है, उससे पहले पुतले के साथ मारपीट कर रहे हैं और लगातार ये नारेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल प्रतिबंध की घोषणा करके खुद की कमर खोद दी है और अब कांग्रेस पार्टी पूरे देश से चली जाएगी। जिस तरह से उसने अपने खुद के ऊपर कुठाराघात किया है वो निस्संदेह है और जनता में पूरा आक्रोश है, और ये भी कर्नाटक चुनाव में दिखेगा, राजस्थान चुनाव में दिखेगा। देखिए, आप तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पुतला दहन किया जा रहा है, लगातार नारेबाजी का प्रदर्शन करते हैं और आक्रोश जता रहे हैं। पुतला दहन के साथ साथ देखिए, कांग्रेस ने जिस प्रकार से बिन लादेन की तुलना अब्दुल कलाम से की, ऐसा लगता है पीएफआई और बजरंग दल उनकी सोच है कि बिन लादेन और अब्दुल कलाम एक जैसे लोग थे, इसलिए पीएफआई और बजरंग दल दोनों को समानता दी गई। देखिए, पीएफआई और जो है बजरंग दल की तुलना करने का जो है वो आक्रोश जता रहे हैं। और तस्वीर आप देख सकते हैं, पुतला दहन यहाँ किया जा रहा है और लगातार पहले ही नारेबाजी कर आक्रोश यहाँ जता रहे हैं। करीब 2 घंटे से ये जंगी प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है और पूरे रास्ते को बंद करने के साथ पूरे का भारी जाब्ता यहाँ मौजूद है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। हिंदू विरोधी नीति जो चलाएगा वो सरकार कभी भी नहीं चल सकती। राजस्थान सरकार हिंदू विरोधी सरकार के नाते ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हिंदू विरोधी होने का जो आरोप लगा रहे हैं और यहाँ आक्रोश यहाँ साफ तौर पे देखने को यहाँ मिल रहा है। पहले रैली निकालकर यहाँ कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचे थे, उसके बाद अब ये पुतला दहन कर रहे हैं। इससे पहले
जो है ये बजरंग दल सहित अन्य जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे थे और रैली निकालने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया था। उसके बाद ये जो है ये पुतला फूका जा रहा है और जो कुछ और लोगों से बातचीत करते आपसे जानना चाहते हैं किस तरह का जो है आक्रोश देख रहे हैं लोगों में। हमने आज जनता में आक्रोश देखा है, इतना आक्रोश है कि अगर जनता का बस चले तो कांग्रेस को अभी तुरंत उतार के फेंक दे यहाँ पे। पीएफआई की बजरंग दल से तुलना करके पाप किया है, ये भारत की जनता सहन नहीं करेगी। तो पीएफआई से तुलना करने का खास तौर से जो तुलना की थी उसको लेकर यह आक्रोश जो इन बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठन के लोगों में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं एडिशनल एसपी ही नहीं बल्कि तमाम शहर के एसएचओ यहाँ मौके पर मौजूद है और दोनों तरफ के रास्ते को बंद कर दिया गया है और जो पुलिस का भारी जाब्ता पहले से तैनात कर दिया गया था और जो बजरंग दल के कार्यालय वहां से रैली निकालकर ये जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है यहाँ तक पहुंचे थे। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अब जो ये कार्यकर्ता है यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं और लगातार आक्रोश जता रहे हैं। इनका कहना है कि न केवल पीएफआई से तुलना करना अनुचित है बल्कि जो कर्नाटक में बैन लगाने की जो चर्चा की गई थी वो भी उनको लेकर भी जो बजरंग दल सहित अन्य जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनमें जो है वो आक्रोश व्याप्त कहा जा सकता है। बिल्कुल ओम प्रकाश, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में वहाँ पर कार्यकर्ता जुटे और निश्चित तौर पर गुस्सा भी देखने को मिल रहा है क्योंकि मैनिफेस्टो में साफ तौर पर ये कहा गया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो बजरंग दल को बैन कर देंगे और पीएफआई से तुलना की गई जिसे लेकर गुस्सा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं प्रकाश, गुस्सा है वहाँ पर कार्यकर्ताओं में, व्यवस्थाएं कैसी देख पा रहे हैं आप? क्योंकि वहाँ पर अगर माहौल खराब होती है, क्या खास व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर पुलिस? निश्चित देखिए पुलिस पहले से अलर्ट थी, दोनों तरफ के रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया था और जो इसके अलावा एडिशनल एसपी सहित तमाम शहर के जो एसएचओ थे वो मौके पे खड़े अभी भी हैं और सुबह से पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है। करीब 200 से 300 पुलिस कर्मियों का यह जाब्ता तैनात किया गया और सबसे बड़ी बात है ब्लैक कमांडो आरएसी के जवान महिला पुलिस कर्मियों का। प्रकाश, यानी कि यहाँ पर व्यवस्थाएं माकूल है और अगर स्थिति खराब होती है ऐसे में कंट्रोल किया जा सकता है। आप नजर बना रखिएगा। प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, पुलिस की डीसीपी ईस्ट टीम ने बड़ा खुलासा किया है। ऑनलाइन गेम के माध्यम से युवाओं से ठगी करने वाली गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। कई बड़ी ठगी की वारदातों का खुलासा भी हुआ है। ठगी के मामले में कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। जयपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर ठगी का खेल किया जा रहा था और कई बड़े ठगी के खेल का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस का दावा है कि और भी खुलासे हो सकते हैं और भी गिरफ्तारियां इस मामले पर संभव है। तो एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। ऑनलाइन गेम के माध्यम से युवाओं से ठगी करने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। डीसीपी ईस्ट टीम ने ये बड़ा खुलासा किया है और इस टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि कई बड़े ठगी के वारदातों का भी पुलिस ने खुलासा किया है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर डीसीपी ईस्ट टीम ने ये बड़ा खुलासा किया है। ऑनलाइन गेम के माध्यम से युवाओं से ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था और कई बड़े ठगी के वारदात को ये अंजाम दे चुके थे और ऐसे में पुलिस की इस कार्रवाई को बेहद अहम और बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। बड़े गैंग का खुलासा करते हुए कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब लगातार इन सभी से पूछताछ की जाएगी और पूरे मामले पर और भी खुलासे किए जा सकते हैं। जयपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर ऑनलाइन गेम के जरिए युवाओं से ठगी की जाती थी। बड़े पैमाने पर ठगी के वारदातों का खुलासा भी हुआ है और कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो लगातार इनकी ओर से ठगी का खेल चल रहा था। ऑनलाइन गेम के माध्यम से ये युवाओं को फांसते थे और उसके बाद ठगी किया करते थे। खुलासा हो चुका है और कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। और सीधे लिए चलते हैं जयपुर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनाते हैं क्या बोल रहे हैं। जिन्होंने बहुत ही
शान के साथ में भारतीय जनता पार्टी का टिकट विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में थमाया है और वो प्रत्याशी हैं मणिकांत राठौड़। उन्होंने बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही निंदनीय बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मैं खड़गे जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पूरे परिवार को जान से खत्म करने की धमकी दी है। मैं समझता हूं ऐसी कायराना हरकत मोदी जी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी के सिपह सलाहकार, बहुत ही नजदीक और भाजपा के प्रत्याशी के द्वारा चुनाव के दौरान इस प्रकार की धमकी देना खुलेआम, इससे ज्यादा गिरावट राजनीति में कोई हो नहीं सकती है। ये लोग बौखला गए हैं। झूठ बोल बोल के इन्होंने 9 साल तक केंद्र में राज कर लिया। 40% का कमीशन कर्नाटक में आम बात है सरकार के लोगों के द्वारा लिया जाना। अब वहां पर पूरी तरीके से उनका सूपड़ा साफ हो रहा है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो एक दलित परिवार से आते हैं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, ऐसे व्यक्ति को पूरे परिवार को जान से खत्म करने की धमकी देना और उसके बावजूद भी मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा जी और भाजपा के द्वारा किसी तरीके की कोई बयान नहीं आना, किसी तरह की इस घटना की निंदा नहीं करना, बहुत ही अफसोसजनक है। और केवल अफसोस ही नहीं है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए ये काला धब्बा है कि इस प्रकार से जिस पार्टी ने देश को आजाद कराया, कांग्रेस पार्टी, जो भारत के लोगों के दिलों में राज करती है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस प्रकार की मारने की धमकी देना, पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देना, ये बहुत ही निंदनीय भी है और बहुत ही अफसोसजनक भी है। ये लोग बाग कर्नाटक में हार रहे हैं। 2024 में भी इनकी स्थिति बहुत बुरी बनने वाली है। पूरे देश में एक परसेप्शन बन चुका है कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार केवल झूठ के सहारे, छद्म राष्ट्रवाद के सहारे, धार्मिक उन्माद फैला करके, देश को बांटने की साजिश करके देश में सत्ता पे काबिज रहना चाहती है। अब बहुत हो चुका है। लोग समझ चुके हैं कि जो बेरोजगारी देश के लोगों का मुद्दा था, जो भाईचारा हमारे देश में वर्षों वर्षों से चला आ रहा है, आपस में सभी जाति धर्म के संप्रदाय के लोगों का, न उसके ऊपर इनका कोई ध्यान है, उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रहे। महंगाई कम करने का वादा किया था, महंगाई कम कर नहीं पा रहे हैं। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बांटो, राज करो, जो अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और राज करो, उसी तरीके की नीति के ऊपर केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कर्नाटक है, उसमें मैं खुद भी जाके आया था, वहां पर आम व्यक्ति उस पिछली बीजेपी की भ्रष्टाचारी सरकार से त्रस्त है और वो कांग्रेस को वहां सरकार देने का मूड बना चुका है। ऐसे में बौखलाहट में इस प्रकार के कायराना हरकतें करना, बयान देना, ये हमारे सबके लिए, पूरे देश की लोकतंत्र के लिए बहुत ही अशुभ संकेत हैं। जेपी नड्डा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के और अपने आप को बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं, उनका ये बयान साथ साथ आना कि 9 साल पहले भारत घुटनों के बल चल रहा था, आज सीना तान करके भारत चल रहा है। तो भाई, आपके नेताओं ने भी राज किया था। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, दूसरे दलों के भी बने थे।
केवल कांग्रेस ने ही देश के ऊपर राज नहीं किया, उन सबको आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार से उनकी नाकामयाबी बताते हुए और अपने आप का महिमा मंडन कर रहे हो आप। हिंदुस्तान हमेशा से सर ऊंचा करके चला है, उसका मान सम्मान पूरे देश और दुनिया में रहा है, और आज भी अगर भारत का पूरे देश में अलग से मान सम्मान है तो वो हमारा लोकतंत्र, स्वच्छ लोकतंत्र जो है उसकी बदौलत है। उसको आप कलंकित करने का काम कर रहे हो, बार बार ऐसे बयान दे रहे हो केवल और केवल वोट की फसल काटने के लिए, जिससे पूरे विश्व में हमारे देश की गरिमा कम हो रही है। आप स्वयं जिस देश के प्रधानमंत्री हो, जिस देश पे आप शासन कर रहे हो, उसकी गरिमा को कमजोर करने का काम कर रहे हो, उसकी गरिमा को आप कलंकित करने का काम कर रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। आज मणिपुर जल रहा है, लेकिन मोदी जी और मोदी जी की सरकार के सारे लोग कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए अपना एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहां रोड शो कर रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल वहां लगा हुआ है। देश में अमन, चैन, भाईचारा कैसे कायम रहे इस बात की आपको चिंता नहीं, देश में प्रगति कैसे हो इसकी आपको चिंता नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का आप दुरुपयोग कर रहे हो, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हो। आपका एक एमपी जिसके ऊपर 32 मुकदमे दर्ज हों, जो नाम ब्रजभूषण शरण, तो एक बड़े ठगी का खुलासा हुआ है। डीसीपी ईस्ट इससे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं और भी ज्यादा। सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं क्या खुलासे हो रहे हैं। वो लोग उनको उनके बदले में अंक देते हैं। जानकारी आई कि ये जो स्काई एक्सचेंज एप्लीकेशन है, ये कोई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नहीं है, ये एक फ्रॉड फर्जी एप्लीकेशन है, तथा वहाँ जो 12 लोग मिले उन लोगों के मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट वहाँ पर मिले। हिसाब किताब को चेक किया गया तो उसमें से 5 बैंक अकाउंट मिले जो दूसरे लोगों के नाम से खुलवाए जाना पाया गया। दूसरा 5 ऐसे मोबाइल्स मिले जो फेक आईडी या दूसरे की आईडी से वो चालू थे। थर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट जो वहाँ पर पर्चियाँ मिली, उन पर्चियों में हिसाब किताब मिला, वो करीब 6 करोड़ रुपए का लास्ट 6 मंथ में इस ऐप के माध्यम से गैम्बलिंग करना पाया गया। तदुपरांत एडिशनल डीसीपी जो अवनीश जी, राम सिंह जी ने और गहनता से उनके बारे में जानकारी प्राप्त की तो ये सामने आया, और वहाँ जो गैजेट्स मिले उनमें ये सामने आया कि ये लोगों को ललचाने के लिए, बच्चों को, स्पेशली बच्चों को ललचाने के लिए ये लोग उनको नंबर देते हैं, लेकिन लास्ट में उनको ये कह देते हैं कि आप इस मैच में या इस गेम में हार गए। तो आपने पढ़ा होगा, काफ़ी ऐसी घटनाएं भी हुई पहले। अभी हमारे पास में ऐसा कोई तथ्य सामने आया नहीं जिसके अंदर इससे पीड़ित होगी कोई आदमी किसी तरह का हादसा किया हो, लेकिन इसमें जो बच्चे इन्वॉल्व हैं वो बाद में अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस गैम्बलिंग की लत पड़ जाती है। जो वहाँ पर हमें मिले, जो उसमें 4 मॉनिटर, सीपीयू, डेल कंपनी के 4 बोर्ड, वाईफाई अडेप्टर्स और काफ़ी सारे हेडफोन्स वगैरह मिले। और ये सबसे बड़ी बात है 24/7, मतलब ये कभी बंद नहीं होते। इनके जो वहाँ कॉल सेंटर टाइप लगा रखा है और लोगों को बता रखा है, और जो लड़के मिले उनको भी कह रखा है कॉल सेंटर है, उसमें 24/7 इसमें इन्होंने गैम्बलिंग खेलने की व्यवस्था कर रखी है। इसमें जो करीब 6 करोड़ रुपए का हिसाब मिला है, इसमें हमारे जो विशेष विवरण मैं बताना चाहूँगा कि अभियुक्तगण इस ऐप पे जितने भी गूगल पे, फोन पे, एटीएम, इनके माध्यम से पैसा लेते हैं, उनको पासवर्ड आईडी बना के दे देते हैं। तो एक बड़े ठगी गैंग का खुलासा हुआ है, जिसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। करौली से बड़ी खबर है, जहां पर राजकीय महाविद्यालय में 2 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। ये दोनों परीक्षार्थी के बदले परीक्षा दे रहे थे।
करौली गवर्नमेंट कॉलेज प्रशासन की ओर से पुलिस ने मामला दर्ज कर एक डमी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक बाल अपचारी डमी परीक्षार्थी को भी निरुद्ध किया गया। पुलिस ने बताया कि करौली गवर्नमेंट कॉलेज में कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षा चल रही है। इस दौरान बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच छात्र ललित की जगह मुकेश परीक्षा दे रहा था। जांच की तो डमी परीक्षार्थी मुकेश पकड़ा गया। इसके बाद परीक्षा अधिनियम में मामला दर्ज कर मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह बीए द्वितीय वर्ष की 3 से 6 बजे की पारी में राधेश्याम की जगह एक नाबालिग डमी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। और खबर धौलपुर से है, जहां पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। लगातार ये हादसे बढ़ते चले जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में हुए कुछ सड़क हादसों में ब्लैक स्पॉट कम जिम्मेदार नहीं है। इन ब्लैक स्पॉट को दूर करने को लेकर जिला स्तर पर गठित कमेटी की रफ्तार बेहद सुस्त है। ब्लैक स्पॉटों में समय रहते सुधार नहीं होने से यहां वाहन चालकों के लिए जानलेवा ये साबित हो रहा है। कुछ दिन पहले NH 11B पर सड़क हादसे में मारे गए 4 लोगों के लिए सड़क दुर्दशा भी कम जिम्मेदार नहीं है। NHAI के अंतर्गत आने वाले इस हाईवे को लेकर जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि आए दिन इस हाईवे पर हादसे सामने आते हैं। उधर बीते साल में धौलपुर जिले में सड़क हादसों में 237 लोग जान से मारे गए, जबकि इन हादसों में 379 लोग घायल हुए हैं। और खबर जोधपुर से है। शहर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये आपको एक वीडियो में दिखाएंगे और ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के गेट पर दुकानदार के साथ 2 लोगों ने शराब के नशे में मारपीट की। दोनों दुकान का दरवाजा तोड़कर दुकान के अंदर घुस गए और दुकानदार के साथ मारपीट करने लगे। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की जा रही है। 2 बदमाश यहां पर दुकान के अंदर घुसते हैं और दुकानदार के साथ जमकर मारपीट करते हैं। पीड़ित ने इसे लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस की ओर से मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है। और अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां एक शादी समारोह में खुशियों तब मातम में बदल गई जब पता लगा कि लुटेरी दुल्हन फरार होने के फेर में है। हालांकि आधे परिजन तो रात को मौके से गायब हो गए, वहीं दुल्हन और उसका एक भाई हत्थे चढ़ गया। दरअसल पावटा चौक के रहने वाले राजेंद्र की शादी झालरा पाटन के रहने वाली अंकिता के साथ तय हुई। 5 मई तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 5 मई देर रात को अंकिता के पिता और उसके किसी परिजन की बात को लेकर मौके से जाने लगे और जब तक दूल्हा राजेंद्र वहां पहुंचा तो दुल्हन अंकिता के पिता और उसका एक भाई चित्तौड़गढ़ से निकल चुके थे। पता चला कि दुल्हन अंकिता भी अपने एक परिचित के साथ फरार होने की फिराक में थी। आरोप है कि अंकिता के घर वालों ने शादी के लिए राजेंद्र से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे और शादी से पहले ही दुल्हन भी भागने की फिराक में थी। सगाई करी थी इससे, हम देखने भी गए। कहाँ पे? झालरा पाटन। और देखने भी गए थे। उसके बाद हमारे पैसों की बात हुई थी कि मतलब 5 लाख रुपए हम लेंगे, तो हमने आधे पैसे तो दे दिए थे, आधे पैसे और बाकी थे। तो रात को इनके विवाद हुआ पैसे के लिए, तो ये सब भागने लगे। मोमिने ने और अपनी बहन बेटा सॉरी है तो इसको साथ में कैसे चलाएंगे, इस पर मैं यही था 1 बजे तक, तो मुझे पता चला। फिर भाग रहे थे क्या 1 बजे मैं घर चला गया था कपड़े चेंज करने के लिए, तो मेरे बड़े पापा ने बैग लेके निकल रहे थे तो उन्होंने देखा था, तो उन्होंने गाड़ी रुकवा दी थी दोनों। और अब आपको दिखाते हैं जैसलमेर से आई एक तस्वीर। पहले आप जरा ये तस्वीर देखिए, फिर आपको बताएंगे इसके पीछे की पूरी कहानी। चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में एक महिला गिर गई। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि आरपीएफ की महिला कांस्टेबल वहीं पर खड़ी थी और फौरन उसने महिला की जान बचा ली। अगर समय पर महिला को नहीं संभाला जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। दरअसल जैसलमेर से लालगढ़ जाने वाली एक्सप्रेस निर्धारित समय पर सुबह 11 बजे रवाना हुई। प्लेटफॉर्म पर एक महिला ने चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। चलती ट्रेन के बीच फंसने वाली ही थी कि वहां ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ की महिला कांस्टेबल सुमन ने फुर्ती दिखाई और दौड़कर
महिला को बचा लिया। और फिलहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।